हाँ, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपके बीच संविधान का भाग 1 राज्य तथा संविधान का भाग 2 नागरिकता, दोनों टॉपिक आपको हम आज बताएंगे। तो इसी के साथ वीडियो स्टार्ट किया जा रहा है। तो देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ चुका है। अब आज स्टार्ट हो रहा है भाग 1। भाग 1 संविधान का भाग 1, जिसमें राज्य के बारे में कहा गया है। संविधान का भाग 1 राज्य से संबंधित है। इसमें कुल आर्टिकल की संख्या है आर्टिकल 1 से लेकर 4। संविधान के भाग 1 में राज्य से संबंधित है आर्टिकल 1 से लेकर 4। इसमें संबंधित है सभी आर्टिकल। अब हम सभी आर्टिकल को आपको बारी बारी बता रहे हैं। तो देखिए, आर्टिकल 1 क्या कर रही है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य व राज्य क्षेत्र वह होंगे, राज्य व राज्य क्षेत्र वह होंगे जिसका उल्लेख अनुसूची 1 में है। जिसका उल्लेख अनुसूची 1 में है। अब देखिए, आर्टिकल 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब ये जो संघ शब्द है, यहाँ से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाते हैं। एक होता है फेडरल शब्द, फेडरल, और एक होता है यूनियन। यूनियन देखिए, फेडरल को भी हिंदी में संघ कहा जाएगा और यूनियन को भी हिंदी में संघ कहा जाएगा। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, तो यह संघ में फेडरल है कि यूनियन है? तो भारत यूनियन है। और फेडरल में कौन आएगा? अमेरिका आएगा। और इस फेडरल यूनियन का मतलब यही है कि यहाँ पर राज्यों को टूटने में आसानी होती है, लेकिन इसमें राज्यों को टूटने में बहुत कठिनाई होती है। इसलिए भारत द्वारा यूनियन शब्द को अपनाया गया है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, तो संघ फेडरल भी संघ होता है, यूनियन भी संघ होता है, लेकिन भारत जो है यूनियन है। ठीक। अब आर्टिकल 2 में आइए। आर्टिकल 2 में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह संघ में नए राज्यों का प्रवेश करा सकती है। यानी आर्टिकल 2 में संसद को अधिकार है कि वह देश में राज्यों को, देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट याद रखिए। एक प्रवेश है, एक स्थापित है। अब देखिए, दोनों का अपना महत्व है। आर्टिकल जो संसद को अधिकार दे रहा है कि वह देश में राज्य को प्रवेश करा सकता है या स्थापित कर सकता है। अब प्रवेश स्थापित दोनों शब्द तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे मान लीजिए भारत है, अब भारत किसी देश के साथ इसका युद्ध हुआ, भारत कुछ हिस्सा मान लीजिए यहाँ से जीत लिया, तो अगर संसद इस साइड होगा आपका राजस्थान, अगर संसद जीते हुए क्षेत्र को राजस्थान में मिला दे रही है तो उसको प्रवेश कहेंगे, और या संसद जीते हुए क्षेत्र को अलग नाम दे देगी तो उसको स्थापित कर कहना कहेंगे। तो आर्टिकल 2 मुझको लग रहा है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आर्टिकल 2 में क्या है। ठीक।
आर्टिकल 2 के तहत ही यह जो सिक्किम है, सिक्किम भारत का राज्य बना है। अब इसे बनने में 35वां व 36वां संविधान संशोधन किया गया है। 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ था और यह 1975 में हुआ था। तो जब 35वां संविधान संशोधन हुआ था तो इसको संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया था, संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया। लेकिन 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ तो इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। इस प्रकार यह भारत का 22वां राज्य, 22वां राज्य 16 मई 1975 को बना। तो मुझको लग रहा है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। आर्टिकल 2 क्या है? आर्टिकल 2 बस यही है कि संसद को अधिकार दे रहा है कि वह भारत में अन्य मतलब कोई अर्जित क्षेत्र है तो उसको प्रवेश करा सकता है या स्थापित कर सकती है। अब प्रवेश का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई राज्य बगल में उसमें उसको मिला देंगे तो उसको प्रवेश बोलेंगे, और जो अर्जित क्षेत्र है, जो जीता गया क्षेत्र, उसे अलग नाम दिया जाएगा तो उसे स्थापित कहा जाएगा। तो मुझको लग रहा है कि भाग 2 भी आपको मतलब कि संविधान का आर्टिकल 1 आर्टिकल 2 बात क्लियर हुई होगी। अब आइए हम लोग आर्टिकल 3 पर आ रहे हैं। आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 में पुनर्नियोजन की बात की गई है, पुनर्नियोजन की बात की गई है। आर्टिकल 3 में पुनर्नियोजन की बात की गई है। अब पुनर्नियोजन से मतलब हो गया कि देश की सीमा के अंदर, देश की सीमा के अंदर, मान लीजिए देश है, देश की सीमा के अंदर संसद को यह अधिकार है कि मान लीजिए अगर यहाँ आपका यह प्रदेश एक है, कोई यूपी मान लीजिए है, तो वह पुनर्नियोजन का मतलब यूपी उत्तर प्रदेश का नाम बदल सकती है, उत्तर प्रदेश के 2 खंड कर सकती है। उत्तर प्रदेश के बगल में मान लीजिए कोई अगर राज्य बिहार है तो कुछ हिस्सा बिहार का, कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश का लेके उसे एक अलग नाम दे सकती है। यह सब कार्य जो भी संसद करेगी आर्टिकल 3 के अनुसार करेगी। तो यहाँ तक पुनर्नियोजन से बात समझ में आ गई होगी। देश की सीमा के अंदर संसद चाहेगी तो किसी राज्य का नाम बदल सकती है, एक राज्य को 2 भागों में तोड़ सकती है, 2 राज्यों के थोड़े थोड़े हिस्से लेके एक अलग नाम दे सकती है। यह सब काम आर्टिकल 3 के अनुसार संसद करेगी। अब देखिए आर्टिकल 4 आ रहा है। आर्टिकल मतलब 4, आर्टिकल 4 में कहा गया है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 द्वारा किसी भी परिवर्तन को, द्वारा किसी भी परिवर्तन को, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 द्वारा किसी भी परिवर्तन को आर्टिकल 168 के अनुसार, मतलब 168 से बाहर रखा गया है इसको, यानी आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 द्वारा किया गया कोई भी कार्य संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इतनी बात क्लियर हो रही होगी। चलिए अगर इतनी बात क्लियर हो रही है तो देखिए आज हम भाग 1 किससे संबंधित है? राज्य से। इसमें आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 का उल्लेख है। आर्टिकल 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो संघ शब्द जब आ रहा है तो यहाँ पर याद रखिएगा एक फेडरल शब्द है, एक यूनियन शब्द है। फेडरल का मतलब ही संघ होता है, यूनियन का मतलब ही संघ होता है। तो भारत कैसा है? भारत यूनियन है और अमेरिका आपका फेडरल है। 2 में कहा गया है संसद को अधिकार दिया गया कि वह देश में, मतलब अपने देश में अर्जित क्षेत्र को प्रवेश करा सकती है या स्थापित करवा सकती है। प्रवेश का मतलब यही हो गया कि जो बगल में राज्य उसमें मिला दे। स्थापित का मतलब जो अर्जित क्षेत्र है उसे अलग नाम दे दे। पुनर्नियोजन यह देश की सीमा के अंदर की कहानी है। देश की सीमा के अंदर जो भी राज्य हैं उसमें संसद को अधिकार दिया गया है कि एक राज्य का नाम बदल दे, एक राज्य के 2 टुकड़े कर दे, 2 राज्यों से थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेके उसे एक अलग राज्य नाम दे दे। यह पुनर्नियोजन के अनुसार है। आर्टिकल 4 बोल रहा है
कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 द्वारा किया गया किसी भी परिवर्तन को आर्टिकल 168 से बाहर रखा जाए, नहीं सॉरी, आर्टिकल 368 से बाहर रखा जाएगा। इसके द्वारा किया गया कोई भी कार्य संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो भाग 1 हो गया। अब हम आपको भाग 2 बता रहे हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट इसका रखिए। हाँ चलिए, अब नागरिकता भाग 2, संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। अभी हम लोग भाग 1 राज्य से संबंधित पढ़े हैं, अब भाग 2 नागरिकता से संबंधित पढ़ेंगे। तो इसमें कुल आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 का उल्लेख है। अब यह जो नागरिकता है, तो यहाँ एक पॉइंट बन रहा है कि नागरिकता शब्द सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया है? तो एक व्यक्ति अरस्तु द्वारा नागरिकता शब्द सबसे पहले दिया गया था। नागरिकता मतलब एकल नागरिकता की नकल कहाँ से की गई है? एकल नागरिकता की नकल ब्रिटेन से की गई है। तो 2 पॉइंट यहाँ परीक्षा में उठाता है। तो नागरिकता शब्द का सबसे पहले उल्लेख करने वाले व्यक्ति का नाम है अरस्तु, और भारत जो है एकल नागरिकता कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। अब देखिए नागरिकता क्या है? नागरिकता एक विधिक पोजीशन है, नागरिकता एक विधिक पोजीशन है जिससे व्यक्ति राज्य की राजनीतिक सदस्यता प्राप्त करता है। यानी नागरिकता का है एक विधिक पोजीशन है जिससे व्यक्ति राज्य की राजनीतिक सदस्यता प्राप्त करता है। दूसरा पॉइंट इसमें है, नागरिकता कुछ अधिकार और कर्तव्य प्रदान करती है। नागरिकता अपने देश के नागरिकों को कुछ अधिकार और कर्तव्य प्रदान करती है जो विदेशियों को नहीं है, जो विदेशियों को नहीं है। अब देखिए, किसी भी देश में 2 प्रकार के लोग रहते हैं। किसी भी देश में 2 प्रकार के लोग रहते हैं। एक नागरिक रहेगा, यानी जो व्यक्ति उसी देश का नागरिक है, और दूसरा एक व्यक्ति विदेशी। तो किसी भी देश में ये 2 प्रकार के लोग रहते हैं, या तो उस देश का खुद नागरिक हो और दूसरा किसी अन्य देश का व्यक्ति गया हो, कुछ कमाने उमाने के लिए गया हो। तो यह तो नागरिकता है। अब देखिए नागरिकता संबंधित उपबंध, नागरिकता संबंधित उपबंध। तो नागरिकता संबंधित उपबंध को हम 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। 2 भाग, एक भाग और एक भाग इधर कर लीजिए। पहला भाग है संविधान लागू होते समय नागरिकता। संविधान लागू होते समय नागरिकता, संविधान लागू होते समय नागरिकता। और दूसरा आपका है संसद द्वारा प्रदान की गई नागरिकता। संसद द्वारा प्रदान की गई नागरिकता। अब देखिए इसमें कुल आर्टिकल 5 से 11 तक हैं। तो संविधान लागू होते समय जो नागरिकता वाली बात थी, हम इसको इधर बता रहे हैं। आर्टिकल 5 लीजिए, आर्टिकल 6 ले लीजिए, आर्टिकल 7 ले लीजिए और आर्टिकल 8 ले लीजिए। आर्टिकल 8, आर्टिकल 5 में अधिवास के आधार पर नागरिकता की बात की गई है। अधिवास के आधार पर नागरिकता की बात की गई है। अधिवास का मतलब होता है घर,
जो मानव जीवन का आधार है। आर्टिकल 5 कह रहा है कि हम अधिवास के आधार पर नागरिकता प्रदान करेंगे। अधिवास से मतलब घर होता है जो मानव जीवन का आधार है। इसमें देखिए कहा गया है व्यक्ति का मतलब बच्चे का जन्म भारत में हुआ हो, जन्म भारत में हुआ हो। दूसरा है उसके माता पिता भारत के नागरिक हों, माता पिता भारत के नागरिक हों। तीसरा कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 से पहले 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो। यह 3 पॉइंट आर्टिकल 5 के लिए है। कुल मिलाजुला के आर्टिकल 5 अधिवास के आधार पर नागरिक बनाने की बात करता है। अधिवास का मतलब घर मकान हो गया। इसमें बच्चे का जन्म भारत में हुआ हो, जन्म के समय माता पिता भारत के नागरिक हों, या 26 जनवरी 1950 से पहले 5 वर्ष से वो भारत में रह रहा हो। यह आर्टिकल 5 कह रहा है। अब देखिए आर्टिकल 6 कह रहा है पाकिस्तान से भारत आने वाले की नागरिकता। यानी अब आप इसको इस तरह समझिए कि मान लीजिए अगर यह अपना देश भारत है, पाकिस्तानी साइड है, तो जो लोग पाकिस्तान, देखिए जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। कुछ लोग पाकिस्तान भाग गए, कुछ लोग हिंदुस्तान भाग गए। तो जो पाकिस्तान में चले गए थे वह अगर हिंदुस्तान में आएंगे, यह पाकिस्तान है या हिंदुस्तान है, पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने वाले के लिए पाकिस्तान से भारत यानी हिंदुस्तान आने वाले को आर्टिकल 6 के अनुसार नागरिक बनाएंगे। आर्टिकल 7 कह रहा है पाकिस्तान से, आर्टिकल 7 कह रहा है भारत से पाकिस्तान जाने वाले की नागरिकता। भारत से पाकिस्तान, भारत से पाकिस्तान जाने वाले की नागरिकता। अब देखिए यहाँ पर कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि भारत से पाकिस्तान जाने वाली बात है, तो आप बताइए अगर मतलब जब देश आज़ाद हुआ, देश में दंगा फसाद हुआ, तो कुछ लोग भारत से पाकिस्तान चले गए। हो सकता है कि उनको पाकिस्तान पसंद ना आया हो, या वह पुनः भारत आएंगे ना, तो जब वह आएंगे भारत तो उनको बोला जाएगा भारत से पाकिस्तान आने वाले की नागरिकता। यह आर्टिकल 7 कह रही है। आर्टिकल 8 में कहा जा रहा है भारतीय उद्भव। भारतीय उद्भव, अब भारतीय उद्भव से मतलब हो गया कि जिस भी बच्चे का जन्म अगर हो रहा है हिंदुस्तान में, तो उसके दादा दादी या नाना नानी भारत के नागरिक रहे हों। तो दादा दादी या नाना नानी भारत के नागरिक रहे हों, तो उसको हम आर्टिकल 8 के अनुसार भारत का नागरिक बनाएंगे। तो देखिए आर्टिकल 5 से 11 मतलब पढ़ना था हम लोगों को, तो हम लोग 5, 6, 7, 8 पढ़ लिए। इधर देखिए आर्टिकल 9, आर्टिकल 10, आर्टिकल 11, यही ना बचा है। अब आर्टिकल 9 कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे देश की नागरिकता स्वेच्छा से त्याग कर किसी विदेशी देश की नागरिकता ले रहा है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो यानी आर्टिकल 9 क्या कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भारत मतलब किसी विदेश देश की नागरिकता ले रहा है, विदेश की नागरिकता ले रहा है, तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। क्लियर हुआ होगा। आर्टिकल 9, यदि कोई भारतीय व्यक्ति है स्वेच्छा से किसी विदेशी देश यानी विदेश की नागरिकता ले रहा है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। आर्टिकल 10 कह रहा है कि जो व्यक्ति पूर्व विधियों से, जो व्यक्ति पूर्व विधियों से भारत का नागरिक है,
जो व्यक्ति पूर्व विधियों से भारत का नागरिक है उसे आर्टिकल 10 संसदीय विधान द्वारा ही, संसदीय विधान द्वारा ही उसकी नागरिकता समाप्त की जाएगी, नागरिकता समाप्त की जाएगी। क्लियर हुआ होगा? यानी जो देश का नागरिक है उसे संसदीय विधान के अनुसार ही उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है, अन्यथा उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। आर्टिकल देखिए 11 कह दिया गया है कि इसमें संसद को अधिकार दे दिया गया, संसद को अधिकार, आर्टिकल 11 में संसद को अधिकार दिया गया कि भविष्य में आप नागरिकता से संबंधित नियम कानून बना सकते हैं। संसद को अधिकार दिया गया भविष्य में नागरिकता से संबंधित नियम कानून बना सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। हम इसका शॉर्टकट रिवीजन कर रहे हैं। नागरिकता सबसे पहले कौन दिया? अरस्तु। नागरिकता कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली गई है। नागरिकता क्या है? एक विधिक पोजीशन है। व्यक्ति राज्य की राजनीतिक सदस्यता प्राप्त करता है। कुछ अधिकार और कर्तव्य भी नागरिकता देती है जो विदेशियों को नहीं है। अब नागरिकता पढ़ने मतलब किसी भी देश में दो प्रकार के नागरिक होते हैं, व्यक्ति होते हैं, एक नागरिक होगा एक विदेशी होगा। तो नागरिकता से संबंधित उपबंध को पढ़ने के लिए हम लोग दो भागों में बांट ले रहे हैं। पहला है संविधान लागू होते समय नागरिकता और दूसरा है संसद द्वारा नागरिकता। तो संविधान लागू होते समय नागरिकता आर्टिकल 5, 6, 7, 8। 5 में क्या कहा गया? अधिवास। अधिवास का मतलब घर मकान, यानी जिसका व्यक्ति मतलब जिस बालक का जन्म भारत में हुआ हो उसके माता पिता भारत के हों, 26 जनवरी 1950 से पहले से 5 वर्ष से पहले वो भारत में रह रहे हों, तो ये आर्टिकल 5 बोल रहा है। आर्टिकल 6 कह रहा है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले